हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है रोलेट एक्ट। टॉपिक का क्या नाम है बाबू? रोलेट एक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोलेट एक्ट क्या था, ठीक ना, और उससे जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग जानेंगे, ठीक ना। रोलेट एक्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम लोग आज के टॉपिक में जानने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं रोलेट एक्ट की, ठीक ना। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को समझा था, ठीक ना, जिसको महात्मा गांधी एक नया तरीके के तौर पर लाए थे इंडिया में, ठीक ना। तो सत्याग्रह का क्या मतलब था, ये चीज़ें मैंने कल समझाई थी, ठीक ना। और सत्याग्रह का इस्तेमाल करके, मतलब ये जो नया मोड था, ठीक ना, मेथड था, इसका इस्तेमाल करके महात्मा गांधी ने 2-3 आंदोलन भी कर दिए थे, ठीक ना, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद, ठीक ना। जैसे कि बिहार के चंपारण में, ठीक ना, और जगहों पे, और वहाँ पे उनको कुछ सफलता भी मिली थी। मतलब बिना लड़े झगड़े भी उन्होंने क्या की थी, ये सत्याग्रह के थ्रू उनको कुछ सफलता हासिल हुई। मतलब वो अपने बात को मनवाने में सफल रहे थे, ये सत्याग्रह के थ्रू आंदोलन करके, ठीक ना। अब हम लोग रोलेट एक्ट समझेंगे। रोलेट एक्ट को ध्यान से देखेंगे, इसमें गांधी जी का क्या रोल रहा, गांधी जी को इसमें किस तरीके की भूमिका निभाया था, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है इम्बोल्डेंड विथ द सक्सेस, कह रहा है कि सक्सेस यानी जो सफलता मिली थी उससे गांधी जी प्रोत्साहित थे, ठीक ना, या पूरा इंडिया के जो कॉमन पीपल थे वो भी प्रोत्साहित थे। गांधी जी इन 1919 कह रहा है कि गांधी जी 1919 में क्या करते हैं, एक व्यापक, मतलब पूरे राष्ट्र में एक सत्याग्रह, पूरे राष्ट्र स्तर पर, ठीक ना, एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। एक सत्याग्रह क्या करते हैं, पूरे राष्ट्र स्तर पर एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। और वो किसके विरुद्ध होता है, किसके विरुद्ध होता है? जो प्रस्तावित रोलेट एक्ट होता है ना, जो कि 1919 में प्रपोज किया गया था, इफेक्ट में आया था, ठीक ना, प्रभाव में आया था रोलेट एक्ट, उसी के विरुद्ध ये क्या करते हैं, ये पूरे इंडिया लेवल पर, ठीक ना, उन्होंने एक पूरे नेशन लेवल पर एक सत्याग्रह उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया, ठीक ना, इस कानून के विरोध में, ठीक ना, इस कानून के विरोध में। अब देखिए इस कानून के विरोध में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जल्दी जल्दी ये कानून को क्या किए थे, अपने जो ब्रिटिश काउंसिल थी, ठीक ना, उसमें इस कानून को पास कर दिए। जबकि जो भी इंडियन मेंबर्स थे उसमें, ठीक ना, भारत के जो भी सदस्य थे ब्रिटिश काउंसिल में, वो विरोध करते रह गए इस लॉ का, लेकिन ब्रिटिश मेंबर्स थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, कानून पास कर दिया, ठीक ना। अब ये बातें पता चल गई इधर भारतवासियों को, तो उन्होंने क्या किया, तब गांधी जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, ठीक ना, इस कानून के विरुद्ध में, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर रोलेट एक्ट है था क्या, ठीक ना। रोलेट एक्ट के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक ना, बहुत बार इस चीज़ को मैं डिस्कस किया हूँ क्लास में भी, ठीक ना। तो जैसा कि रोलेट एक्ट में से क्या प्रावधान था जिससे इतना लोग चिंतित थे, ठीक ना, महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, इसमें था क्या? तो आपसे अगर पूछ दिया जाए सिंपली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोलेट एक्ट, तो आप क्या बताओगे? तो देखिए इसमें क्या था, इसमें कुछ प्रावधान थे, ठीक ना, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें ये प्रावधान दिए गए थे कि गवर्नमेंट यानी जो सरकार है, जो सरकार चला रही है, उसके पास इनॉर्मस पावर हो जाएगा। मतलब इस एक्ट के थ्रू उस सरकार के पास अत्यधिक शक्ति हो जाएगा, ठीक ना। और उस शक्ति का इस्तेमाल वो लोग क्या कर सकते हैं, वो मतलब उस शक्ति का यूज कैसे करेंगे, देखिएगा, समझिएगा। उस शक्ति का यूज करेंगे, अगर कोई मानो कि कंट्री है, ठीक ना, कंट्री है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिव, जैसे इंडिया उसमें उस समय कंट्री था और वहाँ पे इस कानून के खिलाफ बहुत विद्रोह हो रहे थे, तो इस एक्ट के मदद से क्या होगा, एक्ट की मदद से वो लोग क्या करेंगे कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मतलब जो भी राजनीतिक क्रियाएं जो चल रही हैं कंट्री में, अगर रोलेट एक्ट लग गया, मानो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि कोई कंट्री है, अगर उसमें रोलेट एक्ट लग गया है, तो गवर्नमेंट के पास वो पावर आ जाएगी कि जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ यानी जो भी राजनीतिक लीडर्स हैं, ठीक ना, उनको क्या करेंगे, वो गिरफ्तार कर लेंगे। उनके पास इतनी शक्ति होगी कि वो क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक ना, बिना ट्रायल के। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिना ट्रायल के वो क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ठीक ना, गिरफ्तार कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक ना। और वो भी कितने कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यही था क्या, रोलेट एक्ट। अब देखिए भारतीय
कानून से इसलिए परेशान थे क्योंकि भारत के लोग क्या करते थे, समय समय पर आंदोलन करते थे। तो उनको ये डर था कि बिना मुकदमा चलाए हमको क्या किया जा सकता है, 2 साल तक नज़रबंद किया जा सकता है, 2 साल तक जेल में डाला जा सकता है, ठीक ना। तो इसलिए भारत के लोग क्या थे, इस कानून से परेशान थे। उनको डर था कि इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक ना। और भी ज़्यादा हम पर अत्याचार करेंगे लोग, ऑपरेशन और भी ज़्यादा हमको ऑपरेस्ट किया जाएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे भारत के लोग क्या थे, इस एक्ट से परेशान थे, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट सिंपल था, जैसे मैंने आपको बताया कि रोलेट एक्ट क्या करता था, गवर्नमेंट को पावर देता था कि किसी भी पॉलिटिकल कमेटी को, पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक सकता है, पॉलिटिकल लीडर्स को क्या कर सकता है, डिटेन कर सकता है 2 सालों के लिए, बिना ट्रायल के, बिना मुकदमा दर्ज किए, ठीक ना, बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे क्या। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि सारे लोग मिलके, ठीक ना, इस कानून का अवहेलना करें, ठीक ना। सारे लोग मिलके इस कानून का अवहेलना, डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का उल्टा, मतलब ओबीडियंस मतलब होता है पालन करना, डिसओबीडियंस मतलब पालन ना करना। मतलब सारे इन महात्मा गांधी का यही लोगों से उन्होंने मतलब आवाज़ उठाया, ठीक ना, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि सारे लोग मिलकर क्या करें, इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इस कानून को फॉलो ना करें, ठीक ना। ये जो अन्यायपूर्ण जो कानून बनाया गया है इसको फॉलो ना करें, लेकिन किस तरीके से, नॉन वायलेंट में, ठीक ना। नॉन वायलेंट होकर ये आपको जो भी करना है सब काम किस तरीके से करना है, नॉन वायलेंट, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, ठीक ना। अहिंसा के पथ पर चल के अपनी आवाज़ रखनी है, ठीक ना, अपना आंदोलन करना है। और ये आंदोलन शुरुआत भी हो गया, ठीक ना। आंदोलन की शुरुआत हो गई, कौन से आंदोलन की शुरुआत हो गई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक ना। शुरुआत किसके साथ होती है, हड़ताल होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, हड़ताल होता है 6 अप्रैल को। कब हड़ताल होता है वो, 6 अप्रैल को, डेट ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ। अब देखिए क्या हुआ हड़ताल में, किस तरीके से, कैसे आगे चीज़ें किस तरीके से बढ़ती हैं। ये था कब, जब रोलेट एक्ट इम्प्लाई हो चुका था, ठीक ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रोलेट एक्ट इम्प्लाई होने के बाद से भारत में किस तरह की स्थिति थी, या जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया था उसके बाद से भारत में कैसी स्थिति थी, इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। या उसके बाद से भारत के लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, ये आपका टॉपिक। इस तरीके से क्वेश्चन भी बनाने में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक ना। पैराग्राफ में बता दिया करूँगा। तो जैसे अब क्या हुआ कि रैली जो थे, अलग अलग शहरों में रैली निकाली गई उस कानून के विरोध में, ठीक ना। वर्कर्स जो थे, जैसे कि रेलवे, उस समय रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे को विस्तारित किया जा रहा था। तो जो रेलवे वर्कशॉप, रेलवे में जो दुकानें वगैरह थी, ठीक ना, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे उन्होंने हड़ताल कर दिया, ठीक ना। शॉप्स को बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी, ठीक ना। अब जब ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी तो इससे चिंतित हो गए, ठीक ना। ये जो जब ये इस तरह का विद्रोह होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, इससे चिंतित होकर, ठीक ना, किससे चिंतित होकर, ये जो विद्रोह हो रहा था उससे ब्रिटिशर्स को चिंता होने लगी। किस बात की चिंता होने लगी कि कहीं उनका जो कम्युनिकेशन का साधन है, यानी जो संपर्क करते हैं एक दूसरे से, ठीक ना, ब्रिटिशर्स एक दूसरे से जो संपर्क करते थे, जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक ना, जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो रेलवे का यूज़ करते थे, ठीक ना। सैनिक को अपना बुलाना होता था तो रेलवे का यूज़ करते थे, ठीक ना। तो उनको डर था कि ये जो विद्रोह हो रहा है इसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक ना, और कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक ना, मतलब जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक ना, जो जिससे वो लोग अपनी बातचीत करते थे, जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ठीक ना, ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, ये कहीं इसमें कहीं रोक ना आ जाए, ठीक ना, इसमें कहीं कोई बाधा ना पहुँचे, ठीक ना। तो इससे वो लोग चिंतित थे। चिंता के मारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिंतित होकर इससे उन्होंने क्या, इसका नतीजा निकाला, इसका क्या सोल्यूशन निकाला, समाधान निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने अब डिसाइड कर लिया, डिसाइड मतलब अब निर्णय कर लिया कि वो क्या करेंगे, शिकंजा कसेंगे। शिकंजा कसेंगे मतलब अब जो भी नेशनलिस्ट है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, ठीक ना। जो भी नेशनलिस्ट जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने का डिसीजन वो ले लिए थे, ठीक ना। कब, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ, हड़ताल वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हुई जैसे मैंने अभी बताया आपको, तब उन्होंने क्या किया, अब सोचा कि अब हमारा कहीं कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो जाए, रेलवे वगैरह ये सारी चीज़ डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब हमको निर्णय लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन
सुधरेगी, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्या किया कि एक बार जब 10 अप्रैल को, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, डेट मैं बोला हूँ ना, ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक ना। 10 अप्रैल को जब पुलिस जो था अमृतसर में, ठीक ना, पुलिस क्या किया, अमृतसर में एक शांतिपूर्वक एक मोर्चा निकाला जा रहा था, ठीक ना। शांतिपूर्वक क्या किया जा रहा था, एक मोर्चा निकाला जा रहा था अमृतसर के शहर में। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पुलिस जो थी, ठीक ना, अमृतसर की जो पुलिस थी, यानी जो ब्रिटिशर्स पुलिस थे, ठीक ना, ब्रिटिश के अंदर जो पुलिस थी, उन्होंने क्या किया, फायर कर दिया मतलब उस जो भी वो शांतिपूर्वक जो मोर्चा निकाला जा रहा था, विरोध किया जा रहा था, नॉन वायलेंट होकर जो विरोध किया जा रहा था, उस पर उन्होंने गोलियां चला दी। अब गोलियां चला देने से क्या हुआ, बहुत सारे, अब उससे क्या हुआ, लोग गुस्सा हो गए। लोग क्या हो गए, जो भी लोग थे, ठीक ना, वो तो कह रहे थे कि हम तो शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, हम पर गोलियां चला दी। इसके विरोध में इन लोगों ने क्या किया, इसके जवाब में इन लोगों ने भी कार्रवाई किया। इन लोगों ने क्या किया, भारतीय लोगों ने, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, अब बड़े स्तर पर वो अटैक करने लगे। बैंक पर अटैक किया, पोस्ट ऑफिस पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन तोड़ दिए, ठीक ना, ये सारी चीज़ें होने लगी, ठीक ना। मतलब अब सिचुएशन एकदम टर्मोइल हो गया था पूरे इंडिया में। मतलब टर्मोइल मतलब क्या हो गया था, पूरा उथल पुथल का माहौल था पूरे भारत में। अब ये जब चीज़ें हुई थी, तब ब्रिटिश इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज हो गया उस समय क्या इम्पोज हो गया था, मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था अमृतसर में। ध्यान रखिएगा, मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ इम्पोज हो जाने के बाद से जो सेना के लीडर थे, ठीक ना, उस समय सेना के लीडर कौन थे, जनरल डायर, ठीक ना, उन्होंने कमान संभाल ली, ठीक ना। मार्शल लॉ क्या होता है समझिएगा, मार्शल लॉ ऐसा लॉ है ना, ठीक ना, जिसमें क्या होता है, जो सेना के लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा कमान संभालते हैं पूरे एरिया का। इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रावधान होते हैं मार्शल लॉ में, समझिएगा। मार्शल लॉ में क्या होता है कि जब एक बार ये लागू हो जाता है ना, तो जो आम नागरिक है, ठीक ना, जो आम नागरिक है उनकी लिबर्टी पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब आम नागरिक के जो आज़ादी इस तरीके से मिली होती है, जो आज़ादी मिली होती है, उसको क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। मतलब उस आज़ादी पर रोक लगा दिया जाता है। किस तरह की आज़ादी पर रोक लगाया जाता है समझिएगा। पहला किस तरह की आज़ादी, आप ग्रुप बना नहीं सकते, ठीक ना, मतलब असेंबली सभा नहीं, आप सभा का गठन नहीं कर सकते, ठीक ना। जब मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा है तो वहाँ पे सभा यानी ग्रुप नहीं बना सकते आप, ग्रुप बना के कोई बात नहीं कर सकते, ठीक ना। दूसरा क्या है कि एक साथ 4 से ज़्यादा लोग क्या हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक ना। तो ये था मार्शल लॉ का कुछ प्रावधान, ठीक ना, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया, इम्पोज कर दिया अमृतसर में, ठीक ना। जब इस स्थिति क्या हो गई, जब ये स्थिति कायम हो गई थी, तब उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ से आपका जालियांवाला बाग इंसिडेंट शुरू होगा, ठीक ना। ये जो पैराग्राफ है पूरा जालियांवाला बाग के बारे में बताएगा। तो 13 अप्रैल को क्या हुआ, कुख्यात जालियांवाला बाग घटना देखने को मिला, ठीक ना। एक निर्मम जालियांवाला बाग इंसिडेंट घटना देखने को मिला, ठीक ना, या घटना घटित हुआ। क्या हुआ उस दिन क्या हुआ था कि जैसे आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आपने जानते भी होंगे, ठीक ना। उस दिन क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग क्या हुए थे, गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे एक इनक्लोज ग्राउंड में, एक घिरा हुआ ग्राउंड था। वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, ठीक ना। इकट्ठा हुए थे, किस लिए इकट्ठा हुए थे, तो कुछ लोग तो उसमें से ऐसे थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो गवर्नमेंट जो नई नीतियाँ बना रही थी, ठीक ना, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, ठीक ना। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या करने के लिए इकट्ठा हुए थे, अटेंड करने के लिए इकट्ठे हुए थे। क्या अटेंड करने के लिए, एक बैसाखी त्यौहार होता है, ठीक ना, पंजाब में एक बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग, क्या बैसाखी का मेला लगा होता है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक ना, उसी को अटेंड करने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक ना। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। अब देखिए, जैसे कि जो गाँव के लोग थे, ठीक ना, मतलब जो शहर से दूर रहते थे, वो क्या थे, मार्शल लॉ के बारे में नहीं जानते थे, ठीक ना, कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है शहर में, अमृतसर शहर में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है, ठीक ना। उनको इस बारे में पता नहीं था। और जैसे कि मैंने बताया है कि मार्शल लॉ लग जाने के बाद से क्या होती है, जो व्यक्तिगत आज़ादी होती है उसको रोक दिया जाता है। व्यक्तिगत आज़ादी किस तरह का, कि आप ग्रुप बना के कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक ना, आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते। इस तरह की आज़ादी जो होती है उसको क्या होता है, पाबंदी, मतलब उस पर रोक लगा दिया जाता है। और इस बात से क्या होते थे, जो गांव के लोग थे वो अनजान थे,
और वो क्या हो गए, इकट्ठा हो गए एक साथ बहुत सारे लोग, ठीक ना। तब क्या होता है वहाँ पे जनरल जो डायर थे, देखिए पूरा एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा आप, अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगा, ठीक ना। तब क्या हुआ, डायर जो थे जनरल डायर, वो क्या करते हैं, एरिया में इंटर करते हैं, मतलब जो ग्राउंड था, जो इनक्लोज ग्राउंड था, चारों बगल से जो घिरा हुआ ग्राउंड था, ठीक ना, उस ग्राउंड में मतलब वहाँ पे वो एंट्री लेते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद से क्या करते हैं, जो कुछ एग्जिट पॉइंट था, मतलब उस ग्राउंड से बाहर निकलने का जो रास्ता था, उस पर क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको घेर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, अपने सैनिक वहाँ पे भी इकट्ठा कर देते हैं, ठीक ना। और क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं, किस चीज़ का, फायर का आदेश दे देते हैं, मतलब गोली चलाओ। और क्या करते हैं, जो भी सैनिक रहते हैं ना उनके साथ, जो इकट्ठा मतलब जो एंट्री लिए रहते हैं उस ग्राउंड में, वो क्या करते हैं, गोली चलाना शुरू कर देते हैं। और गोली चलाने से क्या होती है वहाँ पे, यहाँ पे तो लिखा है हंड्रेड्स, मतलब हंड्रेड्स मर जाते हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे, हज़ारों की संख्या में लोगों की डेथ होती है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें थी जो आपको जलियांवाला बाग के बारे में जाननी थी, आप पता भी होगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक ना। लेकिन उनका मकसद जो रहता है, इरादा, जो उनका इरादा रहता है, क्या इरादा रहता है, ये गोली चलाने के पीछे क्या इरादा रहता है। ऐसा नहीं कि वो लोग मार्शल लॉ को वायलेट किए थे इसलिए उन्होंने गोली चलाया, इसके पीछे उनका कुछ इरादा रहता है, जिसको वो बाद में बताते भी हैं। उनका क्या इरादा रहता है, उनका इरादा रहता है कि जो भी सत्याग्रही हैं, ठीक ना, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके मन में एक खौफ पैदा करना, एक आतंक उनके मन में पैदा कर देना, ठीक ना, एक डर पैदा कर देना, ठीक ना, कि आगे से वो इस तरह के कोई काम ना करे, ठीक ना, नहीं तो इस तरह का अंजाम उनको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। मतलब उनका यही इरादा रहता है कि लोगों को डरा दे, ठीक ना, और लोग डर जाएंगे तो फिर से हमारे खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक ना। यही मकसद रहता है किसका, जनरल डायर का। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट को अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से आप यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक ना, आसानी से आप इस सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया जलियांवाला बाग हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद से क्या सिचुएशन रहा पूरे इंडिया में, ठीक ना, किस तरीके से क्या माहौल था, ठीक ना, अमृतसर का, ठीक ना, किस तरीके का माहौल रहा, उसके बाद से भारत के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि आफ्टर जलियांवाला बाग लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, ठीक ना। इसको भी आपको लिखना होगा। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ, अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्यूज़ फैला, खबर जैसे जैसे फैलना शुरू हुई, तो अलग अलग लोगों जो भीड़ जो होने लगी, इकट्ठा होना शुरू हो गई, अलग अलग टाउन शहरों में भीड़ इकट्ठा हुई, ठीक ना। जो भी नॉर्थ इंडियन के टाउन थे वहाँ पे शहरों में क्या हो गई, लोग अपने अपनी गली से बाहर आने लगे, ठीक ना, भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक ना। और हड़ताल होना शुरू हो गया अलग अलग जगहों पे, और पुलिस के साथ क्या होता था, लड़ाई वगैरह भी होती थी लोगों की, ठीक ना, जो कॉमन पीपल थे उनसे पुलिस के साथ और उनके साथ झड़प होता था, ठीक ना। और लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह होती थी, ठीक ना, उस पर वो क्या करते थे, अटैक करते थे, मतलब सरकारी कार्यालय को तोड़ते थे, फोड़ते थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स बनाए थे उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक ना। जब ये न्यूज़ फैली, जलियांवाला बाग इंसिडेंट की जब न्यूज़ फैली, तो ये सारी चीज़ें लोगों ने करना शुरू कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया, युद्ध करना मतलब झड़प करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने भी क्या किया, इस बार क्रूर तरीके से क्या किया, इस जो लोग विरोध कर रहे थे उसको दबाने का प्रयास किया, मतलब क्रूर तरीके से, मतलब इसमें कोई उन्होंने मतलब मोह माया नहीं किया, दया नहीं किया, क्रूर तरीके से इन्होंने भी क्या किया, जो भी ये विद्रोह करने वाले लोगों थे उनको क्या किया, मतलब मारना पीटना शुरू कर दिया, ठीक ना। उनको क्या करते थे, उनको बहुत इंसल्ट भी करते थे, उनको धमकाते थे, डराते थे, ठीक ना। अब देखिए, इंसल्ट भी किस तरीके से करते थे, देखिएगा, समझिएगा, जो आपके बुक में दिया है, ठीक ना। इंसल्ट भी जो करते थे ना, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से करते थे। वो क्या करते थे कि जो भी अगर सत्याग्रही होते थे उनको क्या करते थे, उनके पहले नाक को क्या करते थे, जो बोलते थे नाक, जो नोज होता है ना, उसको ग्राउंड पे रगड़वाते थे, ठीक ना। ग्राउंड पे कहते थे कि इस नाक को ज़मीन पर रगड़ो, ठीक ना। नाक को ज़मीन पर रगड़ने के बाद से उनको क्या करते थे, घसीटते, उनका मतलब पूरे शरीर को घसीटते लेके जाते थे, पूरे गली से घसीटते लेके जाते थे, ठीक ना। और जितने भी
उस समय साहिब होते थे, मतलब जो भी ऑफिसर्स होते थे उनको क्या करते थे, वो लोग सैल्यूट करवाते थे, ठीक ना। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का इंसल्ट फील होता होगा, ठीक ना, किस तरह का उनको फील होता होगा जब ये सारी चीज़ें उनके साथ की जा रही थी भारतीय लोगों के साथ, तो उनके मन में किस तरीके का फीलिंग आता होगा, ठीक ना। और क्या किया जाता था, लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे। पीपल वेयर फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड मतलब होता है कोड़े से पीटना, ठीक ना। मतलब लोगों पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, मतलब जो भी कोई पकड़ा जाता था उसको मारा पीटा जाता था ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक ना। और जो भी विलेज थे, गांव थे, उस पर बम भी फेंके गए, ठीक ना। गांव कौन से, आज के डेट में अगर वो गांव देखा जाए तो कहाँ है, पाकिस्तान में है, यानी गुजरनवाला जो पंजाब में पाकिस्तान है, वहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई थी, ठीक ना। आज के डेट में पंजाब रीजन में है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि मतलब लोगों को पीटा भी जाता था, कोड़ों से मारा जाता था, और विलेज को भी क्या किया जाता था, बम, मतलब विलेज पे भी बम फेंका जाता था, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हो रही थी कब, जब जालियांवाला बाग की जो घटना थी उसकी न्यूज़, उसका जो खबर अलग अलग जगहों पे पता चला, तब ये सारी चीज़ें हुई, ठीक ना। अब इस तरह का जो हिंसा थी इसको देखे जब गांधी जी, ठीक ना, तो गांधी जी ने क्या किया, मूवमेंट वापस ले लिया। जो आंदोलन वो शुरू किए थे उसको क्या किया, वापस ले लिया। कहा कि अब ये मूवमेंट रोक दिए, मतलब उस मूवमेंट को रोक दिया। कौन से मूवमेंट को, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, ठीक ना, उसको उन्होंने क्या किया, वापस ले लिया, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सिविल डिसोबीडियंट यहाँ पे क्या किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पे रोक दिया गया, ठीक ना। ये सारी घटनाएं होने के बाद से, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब आपके मन में सवाल हो रहा है, सर गांधी जी क्यों मूवमेंट वापस ले लिए। तो आपको पता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, गांधी जी चाहते थे कि जो भी मूवमेंट हो, जो भी आंदोलन हो, क्या हो, नॉन वायलेंट तरीके से हो। लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद से जो भी हिंसा हुए बहुत ही वायलेंट हुए, यानी इंडियन लोगों ने भी बहुत ही वायलेंस तरीके से क्या किया, मतलब वायलेंट होकर युद्ध लड़ा, ठीक ना। जिस कारण से गांधी जी नाराज होकर क्या किए, इस मूवमेंट को वापस ले लिए, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, जब ये जो रूलेट सत्याग्रह था, ठीक ना, एक बहुत बड़ा आंदोलन मतलब बन चुका था, लेकिन फिर भी ये कुछ शहरों तक ही लिमिट था, ठीक ना। मतलब फेमस तो था ही, इतना बड़ा आंदोलन तो था ही, लेकिन फिर भी उतना इसमें लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं थे, मतलब कुछ शहरों तक ही सीमित था ये, ठीक ना। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अब क्या किया जाए, इससे भी बड़ा व्यापक आंदोलन शुरू किया जाए पूरे भारत में, मतलब एक ऐसा आंदोलन से शुरू किया जाए जो पूरे भारत लेवल पर हो, ठीक ना। जैसे कि मैं आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट शुरू किए थे वो भी व्यापक था, बड़े लेवल पर था, लेकिन फिर भी कुछ ही शहर तक वो सीमित रह गया था वो आंदोलन। तब गांधी जी चाहते थे, गांधी जी को ज़रूरत लगी कि अब इस बार ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो, पार्टिसिपेट करें, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से एक और टॉपिक, इस पैराग्राफ में एक और टॉपिक का आपको जिक्र किया होगा, खिलाफत मूवमेंट का इसमें जिक्र किया जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, खिलाफत मूवमेंट का इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, लेकिन वो निश्चित थे, वो क्या थे, निश्चित थे। कौन, गांधी जी निश्चित थे कि इस तरह का कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। कब तक नहीं किया जा सकता, जब तक हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए, ठीक ना। जब तक हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए तब तक एक बहुत बड़ा जो आंदोलन है वो भारत में नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, जिसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। वैसा आंदोलन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हिंदू मुस्लिम एक ना हो, यूनाइटेड ना हो, तब तक उस तरह का आंदोलन हम नहीं कर सकते, ठीक ना। तो उन्होंने सोचा कि अब हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए, तो हिंदू मुस्लिम को एक करने का तरीका क्या था, तो उन्होंने एक उपाय निकाला, ठीक ना। उपाय निकाला, क्या ने उपाय निकाला, खलीफा को, इशू को उन्होंने क्या किया, खलीफा जो इशू था, खलीफा का जो मुद्दा था, ठीक ना, खिलाफत जो मुद्दा था उसको उजागर किया, मतलब उसको बोलना शुरू किया, उस पर विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक ना। अब खिलाफत इशू क्या था ये समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, खिलाफत इशू क्या था, खिलाफत जो भी मूवमेंट था ये क्या था, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या हुआ था, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यानी पहली जो विश्व युद्ध हुई थी, ठीक ना, सेंट्रल पावर एलाई पावर के बीच, आपको पता भी होगा, ठीक ना। तो उसमें क्या हुआ था, ऑटोमन जो था, ऑटोमन तुर्की, ठीक ना, ऑटोमन तुर्की की क्या हुई थी, हार हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो ये लोग क्या हो गए थे, उस वर्ल्ड वार में हार गए थे। हार जाने के बाद से क्या हुआ, ये एक अफवाह फैली थी कि बहुत ही क्या किया गया है, सख्त एक संधि साइन किया गया है, शांति का संधि साइन किया गया है। ट्रीटी मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट एक साइन किया गया है, शांति का मतलब एक शांति संधि
साइन की गई है, जैसे आप पढ़े भी थे क्लास 9th में सारी चीज़ों को, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो ऑटोमन इम्पेरर है, ठीक ना, जो कौन है ऑटोमन इम्पेरर है, उन पर ये संधि क्या करेगी, मतलब ये जो ट्रीटी होगी उन पर थोपा जाएगा, मतलब उन पर इम्पोज किया जाएगा, मतलब इस ट्रीटी को उन पर क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। मतलब उस ट्रीटी में जो भी बातें लिखी होंगी, अब ऑटोमन एम्पायर को भी क्या करना होगा, उस सारी बातों को फॉलो करना होगा, ठीक ना। एक ये रिमोर फैलाता, अफवाह फैलाता है, ठीक ना। और ऑटोमन एम्पायर कौन होते थे, समझिएगा, वो पूरे स्पिरिचुअल हेड होते थे इस्लामिक वर्ल्ड के, जिनको खलीफा बोला जाता था। स्पिरिचुअल हेड मतलब क्या होता है, जो आध्यात्मिक मुखिया होता है ना, मतलब जितने भी इस्लाम रिलीजन के जो भी देश थे, ठीक ना, वो क्या करते थे, इस्लाम रिलीजन के जितने भी देश थे या जो भी लोग होते थे इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले, तो जो ऑटोमन जो राजा थे ना, ऑटोमन यानी तुर्की के जो ऑटोमन जो एम्पायर उस समय था, तो उसके जो राजा थे उसी को क्या मानते थे, अपना मुखिया मानते थे, जितने भी मुस्लिम लोग उस समय थे, ठीक ना। तो जब उनको ये पता चला कि हमारे राजा पर क्या किया जा रहा है, हमारे राजा के पावर को छीन लिया जा रहा है, ठीक ना, ये सारे हमारे राजा के साथ, मतलब हमारे राजा के साथ क्या किया जा रहा है, दुर्बर्ताव किया जा रहा है, हमारे राजा के पावर को छीना जा रहा है। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया गांधी जी सोचे कि क्या करेंगे, हम भी अगर ये बात को रेज करेंगे तो जो भी इंडियन मुस्लिम है वो क्या करेंगे, हमारा फेवर करना शुरू कर देंगे, हमको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, जो खलीफा के जो टेम्पोरल पावर थी, जो लौकिक शक्तियाँ थी, ठीक ना, उसको डिफेंड करने के लिए, ठीक ना, उसको डिफेंड करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक खिलाफत कमेटी बैठाया, ठीक ना, एक खिलाफत कमेटी मतलब एक खिलाफत आयोग का रचना किया, ठीक ना, जो कहाँ गठन किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो आपको याद रखना होगा, बॉम्बे मार्च 1919 में एक कमेटी बनाई गई जो क्या करेगी कि आवाज़ उठाएगी, ठीक ना, आवाज़ किसके खिलाफ उठाएगी, कि जो ट्रीटी साइन हो गया था जिसमें ऑटोमन एम्पायर थे, जो खलीफा थे, जिसके पावर को क्या किया गया था, सीज कर लेने की बात कही गई थी उस ट्रीटी में, ठीक ना, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे, ठीक ना, अलग अलग जगहों पे, ठीक ना। तो वही इन्होंने एक कमेटी बनाया जिससे भारत के लोग भी, जो भारत के मुसलमान हैं, वो भी क्या करें, ये जो ट्रीटी है उसका विरोध करें, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक ना। और ये सब क्यों, गांधी जी ऐसा सब क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, हमारे लिए हमारा सपोर्ट करेंगे, यानी इंडिया का सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंस दिलाने में, ठीक ना। इसलिए वो क्या किया, मुस्लिम्स का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक ना। कह रहा है कि यंग जनरेशन, उस समय जो नए जो आबादी थी मुस्लिम लीडर्स की, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी से चर्चा की, ठीक ना, डिस्कशन किया, ठीक ना, डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम एक साथ मिलकर इस चीज़ पर आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक ना। तो गांधी जी भी क्या करे, जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी भी एक मौका खोज रहे थे कि क्या करें, जो भी मुस्लिम्स हैं, ठीक ना, इंडिया में जो भी मुस्लिम हैं उनको भी क्या करे, अपने में मिला ले, ठीक ना। अपने में मिला ले मतलब कहने का मतलब क्या होगा, उनको भी क्या करे, यूनिफाई करे, ठीक ना, उनको भी एक कर ले नेशनल मूवमेंट में, ठीक ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग कर रहे हैं उनको भी इसमें मिला ले, कि वो लोग भी क्या करे, नेशनल मूवमेंट करे, राष्ट्रीय आंदोलन करे, ठीक ना। तो उनको तो एक मौका चाहिए था और ये मौका मिल भी गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और ये सब क्यों कर रहे थे गांधी जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो क्या चाहते थे कि यूनिटी लाना चाहते थे हिंदूज मुस्लिम्स के बीच, जिससे क्या करे, वो एक बहुत बड़े पैमाने पर क्या कर सके, मूवमेंट लॉन्च कर सके, ठीक ना। तो तब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उन्होंने क्या किया, एक कलकत्ता का सेशन हुआ, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक ना, किस सेशन के बाद, ठीक ना, कांग्रेस के किस सेशन के बाद, ठीक ना, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कांग्रेस के किस सेशन के द्वारा होती है, ठीक ना। तो वही आपका आंसर होगा क्या, कलकत्ता सेशन। जो कलकत्ता सेशन हुआ ना, कांग्रेस का सेशन मतलब वहाँ पे मीटिंग हुई, ठीक ना, कलकत्ता जगह पर, कलकत्ता क्या एक जगह है जहाँ पे कांग्रेस के लोग मिले, ठीक ना, मिले सितंबर 1920 में, और सारे जो लीडर्स थे उस बात पर सहमत हो गए कि हमें क्या है, अभी ज़रूरत है एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करने की, यानी असहयोग आंदोलन, ठीक ना, जो बड़े पैमाने पर होगा, ठीक ना,
जिसमें बड़े लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और ये किसके सपोर्ट में था? खिलाफत के सपोर्ट में, मतलब खलीफा के पावर को सृजना किया जाए, इसके लिए वो लोग आवाज़ उठाएंगे। एज वेल एज फॉर स्वराज, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक ना, आज़ादी के लिए, भारत के लोगों को आज़ाद करने के लिए वो लोग क्या करेंगे? आवाज़ उठाएंगे, ठीक ना। ये था पूरा आपका टॉपिक, ठीक ना, जिसमें हम लोग क्या किए? रोलेट एक्ट के बारे में भी समझे। रोलेट एक्ट के बाद से क्या किए? फिर हम लोग समझे कि रोलेट एक्ट इम्प्लाई हो गया तो उस पर भारत के लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। रोलेट एक्ट इम्प्लीकेशन के बाद से भारत के लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग देखे। फिर हम लोग देखे जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, ठीक ना, क्या सिचुएशन थी। उसके बाद से फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद से क्या चीज़ें घटित हुई, यानी उसके बाद से किस तरह की घटनाएं देखने को मिली भारत में। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? खिलाफत मूवमेंट को देखा। खिलाफत मूवमेंट क्या था, इससे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक ना। तो ये बड़ा टॉपिक था, थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका आज का वीडियो, लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। जैसे मैंने सारी चीज़ें आपको A to Z क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, तो आपको भी अच्छे से इसमें से क्वेश्चंस बना ले होंगे, ठीक ना, अच्छे से क्वेश्चंस बना लेने होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों शुरू किया गया था इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। वाई नॉन कॉपरेशन, जैसे कि आपका टॉपिक दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।